एनर्जी के लिए, ये डेरिवेशन बता चुका हूँ, ठीक है। और फिर मैंने आपको स्पेक्ट्रल सीरीज में 5 टाइप की सीरीज बताई थी, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। तीनों पांचों के लिए एक्सप्रेशन भी बता दिया था। एक एक्सप्रेशन मैंने बताया था, बाकी के आपको करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने ये बता दिया था कि लाइमन सीरीज जो होती है वो आप हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आते समय प्राप्त कर सकते हो। बामर सीरीज हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आते समय प्राप्त कर सकते हो। कुंड सॉरी लाइमन बामर पास्चन का क्या होता है, हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन थर्ड में होता है। और फुंड और ब्रैकेट के लिए भी आपको बता दिया था, ये सारी चीजें बता चुका हूँ, है ना। इनकी तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ क्या होती है वो भी बता चुका हूँ, कैसे निकालते हैं वो भी बता चुका हूँ, और किस किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम और मिनिमम होती है वो भी बता चुका हूँ, सारी चीजें बता दी। अब रह गया है बोर का एटॉमिक मॉडल की कमियां, शॉर्ट कमिंग्स जिसको बोलते हैं। तो क्या होती है बोर के एटॉमिक मॉडल की कमियां, वो अपन आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी बोर के एटॉमिक मॉडल के जो यूजेस होते हैं उसमें भी आप देख सकते हो कि बोर के एटॉमिक मॉडल यूजेस भी बता देता हूँ सबको। चलो एक एक से हेडिंग बनाते हैं। पहले थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। बोर का भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा आज। फर्स्ट नंबर, अच्छा मैं हेडिंग तो बना। यूजेस अगर मान लो कभी लिखने को आ गए, यूजेस, एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं इसको, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। बोर के मॉडल के एप्लीकेशन क्या है, यूजेस क्या है, हम उपयोग बोलते हैं। उसमें आप एक दो पॉइंट लिख के चले आना। एक तो बोर के एटॉमिक मॉडल का यूज करके ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, या ऐसा बोल सकते हैं बोर के एटॉमिक मॉडल के का यूज करके ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी होती है। कहने का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करता है जो ऑर्बिट स्टेबल होते हैं। ये बोर के एटॉमिक मॉडल का यूज करके बताया गया। रदरफोर्ड ने इसकी जानकारी नहीं दी थी कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो स्टेबल है या नहीं। तो बोर के एटॉमिक मॉडल का यूज करके आप इलेक्ट्रॉन के मोशन को जब रिप्रेजेंट करते हो तो ये भी बताते हो कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में मूव नहीं करता, केवल एक डेफिनेट ऑर्बिट में मूव करता है, और वो ऑर्बिट स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब जब इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर रहा होगा तो ना तो एनर्जी देगा और ना ही किसी से लेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो एक तो ये बताया गया, स्टेबिलिटी को डिफाइन किया गया था। हाँ, बोर मॉडल का यूज करके इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को डिफाइन किया गया, शॉर्ट में ऐसे लिखना है। तो बोर सिद्धांत का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को समझाया जा सका, पहला पॉइंट हो गया। इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व क्या होता है बच्चों, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि बोर ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन हर कक्षा में गति नहीं करता, कुछ विशिष्ट कक्षाएं होती है इसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है, और उन विशिष्ट कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं भी कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन उसमें गति करता है तो ना तो किसी को ऊर्जा देता है ना ही लेता है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को समझाने के लिए बोर सिद्धांत का उपयोग किया गया, पहला पॉइंट हो गया इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को बताने के लिए। दूसरा, अगर वो पोस्टुलेट लिखवाए थे ना मैंने, अभिकल्पनाएं वही है, आप कम से कम दो तो लिख के जाएंगे। दूसरा और बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ बोर मॉडल, आप बता सकते हो। पूछो कैसे, क्योंकि बोर में ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव करता है उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 होता है। क्या होता है, NH/2 होता है। तो जैसे मान लो n की वैल्यू 4 है तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में मूव कर रहा है, फोर्थ ऑर्बिट में। और ये भी बताया गया कि इलेक्ट्रॉन तभी मूव कर सकता है जब उसका एंगुलर मोमेंटम H/2 का इंटीजर मल्टीपल हो। क्या हो, इंटीजर मल्टीपल। इसको बच्चों क्वांटाइज्ड कंडीशन भी बोलते हैं। कौन सी, क्वांटाइज्ड कंडीशन। आगे चल के जब भी मैं आपसे बोलूं ना कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोमेंटम H/2 का इंटीजर मल्टीपल है, तो आप ये भी याद रखेंगे, दिस इज द कंडीशन ऑफ क्वांटाइज्ड। ठीक है। तो बोर के सिद्धांत का उपयोग करके ये भी बताया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति कर रहा है। कैसे पता चलता है, क्योंकि उसका कोणीय संवेग H/2 का पूर्ण गुणक होता है। कोणीय संवेग H/2 का पूर्ण गुणक होता है। मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता था E बराबर NH/2 NH/2।
अब n की जगह जो भी होगा, मान लो n की जगह आपका 6 है तो 6 h upon 2 तो आप खुद ही बता सकते हो कि ऑर्बिट वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होगा। तो दो चीजें आपको याद रखना है, दो यूजेस लिखना है, क्योंकि आप डेरिवेशन इतना बड़ा आएगा इसका, फिर उसके बाद यूजेज अगर पूछ लेता है, यूजेज हालांकि कब पूछे गए हैं, तो आपको फिर लिख के आना पड़ेगा, दो ही बहुत। एक तो पहला, इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को समझाया जा सका, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया इसने, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है। दूसरा, ये भी बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति कर रहा है, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ये भी कौन बता सकता है, बोर के एटॉमिक मॉडल द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, मालूम है इसके ड्रॉबैक जो होते हैं, 2 नंबर में कभी कभार अलग से पूछते हैं, 2 नंबर में कभी कभार क्या कई बार पूछे, ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल। तो ड्रॉबैक में मैं तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं ड्रॉबैक, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल, कमियां बोल सकते हैं आज, बोर मॉडल की कमियां, ड्रॉबैक बोल दो, शॉर्ट कमिंग बोल दो, है ना, लिमिटेशन बोल दो, जो आपको मर्जी का है वो कुछ भी पूछ ले, जो आपसे पूछता है वही लिखते हैं। ड्रॉबैक, लिमिटेशन, कुछ भी बोलो, सीमाएं पूछ सकता है आपका, कमियां पूछ सकता है। पहली कमी, ध्यान से सुनना, ये कई बार पूछा भी गया अलग से। ड्रॉबैक में पहला पॉइंट बच्चों ये होता है, ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही एप्लीकेबल रहता है। मतलब एक ऐसे एटम के लिए एप्लीकेबल रहेगा जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए ही ये एप्लीकेबल रहता है। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक ही एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं आपसे कहूँ लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप उसके लिए भूल जाएं कि बोर का एटॉमिक मॉडल नहीं लगता, बोर का एटॉमिक मॉडल उसमें नहीं लगता। उसके लिए आगे चल के मॉडल आने वाले में बताऊंगा मैं आपको। तो बोर का एटॉमिक मॉडल केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही एप्लीकेबल रहता है, उस परमाणु के लिए एप्लीकेबल रहता है जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। एक चीज समझ में आ गया होगा। दूसरा, बच्चों बोर के एटॉमिक मॉडल द्वारा जो मैंने आपको बताया था कि जो आपको सीरीज मिलती है, जैसे लाइमन है, बामर है, पाश्चन है, ब्रैकेट है, फुंड है, उन सीरीज की इंटेंसिटी कितनी होती है, ये बोर का एटॉमिक मॉडल कैलकुलेट नहीं कर पाया। कौन हाई इंटेंसिटी की होती है, कौन लो इंटेंसिटी की होती है, ये बोर के एटॉमिक मॉडल द्वारा नहीं बताया गया। एक बार फिर से सुन लो हिंदी में, बोर के परमाणु मॉडल का उपयोग करके लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड जैसी श्रेणियों की तीव्रताओं के बारे में अध्ययन नहीं किया गया या नहीं बताया गया कि किसकी तीव्रता ज्यादा होती है, बामर की ज्यादा होती है कि पाषाण की ज्यादा होती है, ये तीव्रता या इंटेंसिटी के बारे में उसने चर्चा ही नहीं की। दो हो गई। तीसरा, बोर का एटॉमिक मॉडल, तीसरा वाला थोड़ा सुन लेना क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है। बोर का एटॉमिक मॉडल इन सीरीज की, जो लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट और फंड जो सीरीज थी, उनके फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उनके फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड जैसी श्रेणियों की सूक्ष्म संरचना की व्याख्या बोर के मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। बोर के मॉडल द्वारा जो पांचों श्रेणियां थी उनकी सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं की जा सकती, यानी जो आपके 5 सीरीज थी उनके फाइन स्ट्रक्चर को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि फाइन स्ट्रक्चर है क्या, सूक्ष्म संरचना का मतलब क्या होगा। बच्चों फाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि पिछले दिन पे बताया था वैसे मैंने आपको कि हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, तो आपने कहा सर लाइमन सीरीज निकलेगी, सही भी है, लाइमन निकलेगी। लाइमन सीरीज के साथ साथ उसके आसपास कुछ सीरीज, छोटी छोटी सीरीज
या छोटी-छोटी स्पेक्ट्रल लाइन और निकलती हैं, उसी को बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर, सूक्ष्म संरचना। लाइमन श्रेणी के साथ-साथ आपको दिखती नहीं है, लाइमन श्रेणी के साथ-साथ उसके आस-पास, अभी पूरा समझाऊँगा ना, एक और पॉइंट बोलूँगा अगला वाला, तो पूरा समझ में आ जाएगा। लाइमन सीरीज़ के साथ-साथ उसके साथ-साथ 1-2 श्रेणियाँ, 2-4 श्रेणियाँ और निकलती हैं, जो आपको दिखाई नहीं देती क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। तो उसकी सूक्ष्म संरचना की व्याख्या नहीं कर पाया, उसके फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगला पॉइंट इसी के लिए है। अगर हम किसी स्पेक्ट्रल लाइन को किसी फील्ड में रखते हैं, पहले सुन लो। अगर हम किसी स्पेक्ट्रल लाइन को या किसी एटम को किसी फील्ड में रखते हैं, या किसी एक ऐसे एटम को रख देते हैं फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस करता है। अगर हम किसी एटम को एक ऐसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, मैग्नेटिक फील्ड में मैंने किसी एटम को रख दिया जो कि स्पेक्ट्रल लाइन को प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों, जब किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है जो स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस करता है, तो मेन स्पेक्ट्रल लाइन के अलावा बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलती हैं उसके आस-पास, उसके आइदर साइड। उनको बोलते हैं हम जीमन इफेक्ट, उस इफेक्ट को बोलते हैं जीमन इफेक्ट। किसी भी परमाणु को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, उस परमाणु को रख रहे हैं जो स्पेक्ट्रली रेखाओं को उत्सर्जित करता है। तो जब हम उसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो वो कई सारी स्पेक्ट्रम रेखाएं जो होती हैं उनको उत्सर्जित करता है। इसमें से एक होती है प्रिंसिपल और दूसरी उसके दोनों साइड होती है। इसी प्रभाव को जीमन प्रभाव कहा जाता है। ये जीमन प्रभाव का कंप्लीट डेरिवेशन और कंप्लीट टॉपिक और कितने टाइप के होते हैं ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका अगला वाला। मतलब इसके एक दो टॉपिक छोड़ के उसके बाद जीमन इफेक्ट, व्हाट इज जीमन इफेक्ट, राइट द टाइप्स ऑफ जीमन इफेक्ट एंड डेरिवेशन ऑफ जीमन इफेक्ट, पूरा मैं समझाऊंगा। अभी केवल इतना याद रखना है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि लाइमन सीरीज आती है, तो लाइमन सीरीज के अलावा आसपास और भी सीरीज रहती है, वो कौन एक्सप्लेन करेगा, वो जीमन करेगा। इसी इफेक्ट को जीमन इफेक्ट कहा जाता है, जीमन प्रभाव कहा जाता है। और जीमन प्रभाव का डेरिवेशन अपन एक दो टर्म बात करने वाले, तो इसको नहीं बता पाया बोर का एटॉमिक मॉडल। तो ये 3-4 शॉर्टकमिंग थी बोर के एटॉमिक मॉडल की, जो बोर ने नहीं एक्सप्लेन कर पाई, नहीं बता पाया। बहुत सारी चीजें होती हैं बोर के एटॉमिक, 3-4 तो कम से कम लिख के आना है। हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में, तो जितनी भी सीरीज मिलती हैं उनकी इंटेंसिटी यानी तीव्रताएं क्या होती हैं, नहीं बता पाया बोर का एटॉमिक। तो ये सारी चीजें सर थी ये जीमन वाला रिपीट करना पॉइंट सर। ये लिख के बता देता हूँ, जल्दी समझ आ जाए। ये रहा आपका चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करते हैं, एन है, और ये रहा एस। इसमें हमने किसी भी एक ऐसे सोर्स को रख दिया, हमने किसी एक ऐसे सोर्स को रख दिया, मान लो ये सोर्स है, एटम है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उत्सर्जित करता है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उत्सर्जित करता है। तो इसमें एक उस स्पेक्ट्रमी रेखा तो मूल रेखा होती है ये, और इसके दोनों साइड भी आपकी स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। इसी प्रभाव को बोलते हैं जीवन प्रभाव। अगर आप किसी, एक बार फिर सुन लें, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी एक ऐसे सोर्स को रखते हैं, ऐसे परमाणु को रखते हैं, ऐसे अणु को रखते हैं जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उत्सर्जित करता है, तो उसमें मूल रेखा तो उत्सर्जित होती है, उसके दोनों साइड और रेखा उत्सर्जित होती हैं, जिस इस प्रभाव को बोलते हैं जीवन प्रभाव। अगर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है तो साधारण जीवन प्रभाव बोलते हैं उसको, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसको बोलते हैं असाधारण जीवन प्रभाव। बहुत सारे मतलब डिटेल है इसकी। तो अगर हम किसी सोर्स को या किसी एटम को जो स्पेक्ट्रल लाइन को प्रोड्यूस करता है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो प्रिंसिपल लाइन के आइदर साइड बहुत सारी स्पेक्ट्रमी रेखाएं देखने को मिलती हैं। इसी इफेक्ट को जीमन इफेक्ट कहा जाता है। जीमन इफेक्ट दो टाइप के रहते हैं, एक नॉर्मल, एक एनालॉगस होता है जीमन इफेक्ट। नॉर्मल जीमन इफेक्ट क्या होता है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को वीक रखेंगे, और उसके बाद एनालॉगस कौन सा होता है, मैग्नेटिक फील्ड आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, ये जीमन इफेक्ट होता है। आएगा आगे चल के, अभी तो मैंने टेम्परेरी समझा दिया आपको। तो बच्चों ऐसे ही उसमें होता है, लाइमन सीरीज जब आती है ना, तो उसके अलावा आप देखोगे तो आपको एक दो 2-4 सीरीज और मिलेंगे देखने को इधर उधर, तो उसको ये नहीं बता पाया बोर
बोर ने तो सीधा बोल दिया लाइमन एंटी बस। ये किसने बनाया बताया? जीमन ने बताया। आसपास जो मिलेगी वो कौन सी सीरीज होगी सर ये? और ये पास्टन बामर ब्रैकेट इनमें से होगी कि लाइमन की ही कुछ हो? इनमें से नहीं होगी, लाइमन के ही पार्ट होंगे एक तरीके से। जैसे लाइमन में ये सीरीज मिल गई, ये तो ये हो गई लाइमन सीरीज, इसके दोनों और मिलेंगी तो वो लाइमन का ही पार्ट होंगी, बट उनकी थोड़ी सी वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो जीवन इफेक्ट एक्सप्लेन करेगा ये, क्योंकि लाइमन की बामर नहीं मिलती। उसके अलावा हम नेक्स्ट करते हैं। तो ये था बोर एटॉमिक मॉडल की शॉर्ट टर्म थी। अब आता है अगला क्वेश्चन इसमें। ये तो बोर एटॉमिक मॉडल हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपका जो मैंने श्रोडिंगर मॉडल बताया था आपको, श्रोडिंगर। श्रोडिंगर में बोर में तो बहुत सारे लिख सकते हैं, ये मैंने केवल इतने इतने बता दिया बस, केवल 3-4 पॉइंट बहुत हैं। वैसे तो 2-4 पॉइंट और बना देता हूँ, लेकिन 3-4 पॉइंट लिख देना आपको। फिर उसके बाद है आपका श्रोडिंगर मॉडल। श्रोडिंगर मॉडल और बोर मॉडल में डिफरेंस, डाउट है तो पूछा करो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है इसमें। बोर मॉडल और श्रोडिंगर मॉडल में डिफरेंस क्या होता है ये बताते हैं हम। यार पता नहीं कहाँ चला गया, चल छोड़ो, बाद में देखेंगे। बोर मॉडल और श्रोडिंगर मॉडल में डिफरेंस क्या होता है? बोर मॉडल और श्रोडिंगर मॉडल बच्चों, बोर मॉडल में मैंने आपको बताया था कि ये बोर मॉडल ये बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट ऑर्बिट में मूव करता है, और उस ऑर्बिट को स्टेबल ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबल ऑर्बिट। बोर का मॉडल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन को ऐसी कक्षा में घूमता है, इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं बोलते हैं। मतलब वो बता देता है कि कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है। ये भी इलेक्ट श्रोडिंगर मॉडल द्वारा ऐसा कुछ नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस के अलोंग जा रहा है, किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ऐसा उसने कुछ नहीं बताया। तो बोर के एटॉमिक मॉडल में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है और वो ऑर्बिट स्टेबल है। बोर के मॉडल द्वारा क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति कर रहा है और वो कक्षा स्थायी कक्षा है। जबकि श्रोडिंगर मॉडल जो था वो कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने नहीं बता पाया था कि किसी कक्षा में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, पहला। दूसरा, बच्चों बोर मॉडल ये बता दे, बोर मॉडल ने फिर ये नहीं बताया कि जो आपको सीरीज मिलती है उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, तीव्रताएं क्या होती हैं। अगर इंटेंसिटी के बारे में उसने चर्चा ही नहीं की कि इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांजिशन होता है तो उस टाइम इंटेंसिटी कितनी होती है वो बता ही नहीं पाता। जितनी भी सीरीज मिल रही है या जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी जा रही है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, नहीं बताया। श्रोडिंगर वाले मॉडल में बताया गया, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी के बारे में उसने कुछ एक्सप्लेन किया कि इंटेंसिटी इतनी होती है। तो अभी तो डिफरेंस बता रहे हैं हम आपको। तीसरा, बोर ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उसको बोलते हैं जंप, कूदना, या फिर ट्रांजिशन बोल सकते हैं। बोर के हिसाब से अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, तो वो बोलता है ये कूद गया या फिर जंप कर गया या फिर ट्रांजिशन हो गया। श्रोडिंगर ये नहीं बोलता, श्रोडिंगर बोलता है वन मोड ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन चला गया। कंपन की एक विधा से कंपन की दूसरी विधा में इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा बोलता है। वन मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में चला गया। जंप नहीं कहता वो, जंप कौन बोलता है? बोर का एटॉमिक मॉडल। उसके अलावा तो ये 3 पॉइंट हो गए, और एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि भाई बोर बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन में या सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है। बोर का एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता है, जब मोशन करता है, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है। मतलब उसके लिए केवल एक ही क्वांटम नंबर, या ऐसा बोल सकते हैं उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए केवल एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता होती है, 2 पाई या फाई, ऐसा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो आप क्या कहोगे
यहाँ है 30 डिग्री पर, 50 डिग्री पर, 60 डिग्री पर। बस आपको एक ही क्वांटम नंबर की आवश्यकता होगी, या ऐसा बोल सकते हैं एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता होगी, ऐसा बोल सकते हैं। जबकि श्रोडिंगर में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो तीनों एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व कर सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जैसा कि अपन देखते आए श्रोडिंगर इक्वेशन में। तो वहां इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई एक्सिस में जा सकता है, जेड एक्सिस में जा सकता है। तो वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मिलती है? 3 मिलती है। बोर के हिसाब से उसका मोशन जो होता है वो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल। तो ये 3-4 डिफरेंस है जो आपको सर याद करने दोनों में हैं। सही कौन सा है सर? बोर गलत है। बोर का ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बोर ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है। ये गलत है। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में कभी भी मोशन नहीं करता है। अगर वो ऑर्बिट में मोशन करेगा तो उसका मोशन सर्कुलर नहीं होगा, एलिप्टिकल होगा। कैसा होगा? एलिप्टिकल, दीर्घवृत्तीय। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में कभी गति नहीं करता। इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति करता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। और उसको किसने समझाया था? आगे वाला जो टॉपिक है वेक्टर एटॉमिक मॉडल, जो दिया था सोमरफेल्ड साइंटिस्ट ने। उसने बताया था इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में गति नहीं करता, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। क्या होता है थोड़ा सा अभी बताता हूँ, मैं अगले टॉपिक में बताता हूँ इसको। तो ये गलत था बोर, कि सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, ये गलत था बोर का ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो 3-4 पॉइंट आपको याद रहेंगे। एक तो यही वाला। दूसरा, अगर वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो आप क्या बोलते हो? बोर क्या बोलता है? जंप कर रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। लेकिन वो क्या बोलता है ये श्रोडिंगर? वन मोड ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन चला गया। कंपन की एक विधा से कंपन की दूसरी विधा में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। बाकी का आपको मैंने बता दिया कि ये स्टेबिलिटी को बता पाया, लेकिन ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। वो इंटेंसिटी को बता पाया कौन? ये श्रोडिंगर। ये इंटेंसिटी के बारे में कुछ चर्चा की उसने, इंटेंसिटी के बारे में बताया, लेकिन बोर ने इंटेंसिटी के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। ये था। अब बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, जो अभी बोल रहा था ना, उसको बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। अगला वाला टॉपिक है, अगला वाला टॉपिक है स्पेशियल क्वांटाइजेशन। SPATIAL, स्पेशियल क्वांटाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको, स्पेशियल क्वांटाइजेशन को बोलते हैं देशिक क्वांटीकरण। देशिक क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब तो मैंने आपको बताया ही था अभी। सर लिखना है सर, ये सर की नोट्स भेजोगे नहीं नहीं नहीं, जरा? आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको कुछ भी नहीं लिखना है। देखो, स्पेशियल का मतलब क्या होता है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। क्वांटाइजेशन का पहले समझ लो। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, अगर जैसा कि बोर ने बताया था कि अगर किसी का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल होता है तो वो क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है। क्वांटाइजेशन बोल सकते हैं उसको। कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी मोशन कर रहा हो, जैसा उसका मोशन हो, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम वास्तव में h/2 का इंटीजर मल्टीपल है तो इसका मतलब वो क्वांटाइज्ड है, या उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, ऐसा बोल सकते हैं। क्वांटीकरण का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो h/2 का पूर्ण गुणक होना चाहिए, मतलब NH/2 होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि उसका क्वांटीकरण हो गया, या क्वांटीकरण, उसका जो कोणीय संवेग है वो क्वांटीकृत है, या उसका जो मोशन है वो क्वांटाइज्ड है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो। अब स्पेशियल का मतलब क्या होता है? तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया था कि जो बोर ने बताया था कि बोर ने ये बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, तो देखना, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाने वाला हूँ। श्रोडिंगर टाइम पे थोड़ा सा नहीं गया था, क्योंकि मुझे डिफरेंस बताना तो कभी कभी पूछते हैं, देखो, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर डायरेक्शन में मोशन करता है, तो उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, एक आर, एक फाई। एक आर, एक फाई। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है ऐसे,
फाई भी बोल सकते हो, सिंगल फाई भी चलेगा, फाई से भी बता सकते, वैसे दोनों लिखना। तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर डायरेक्शन में मोशन करता है बोर के हिसाब से, तो उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो क्वांटम नंबर लगते हैं, आर और फाई। आर और फाई, आर बताता है इस ऑर्बिट का शेप, क्या बताता है, इस ऑर्बिट का शेप, आकार बताता है, और फाई बताता है उसका ओरिएंटेशन बोल सकते हैं, फाई के वक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए, या शेप और साइज बोल सकते हैं ऑर्बिट का, शेप और साइज, जैसा आपका फाई होगा उसके हिसाब से साइज आ जाएगा उसका। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के अराउंड में मूव करता है तो उसका मोशन सर्कुलर मोशन माना था बोर ने, और उसने बोला था कि सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए केवल दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, एक आर होता है, एक फाई होता है। आर जो होता है उसको आर जो होता है वो उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करता है या उसके ऑर्बिट के साइज को बताता है, और फाई जो होता है वो उसके शेप को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जबकि सोमरफेल्ड जो साइंटिस्ट था उसने ये माना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट के अराउंड में या सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करता है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, और उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। दो कोऑर्डिनेट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के शेप और साइज को या किसी ऑर्बिट के शेप और साइज को बताते हैं, और तीसरा वो होता है जो इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को एक्सप्रेस करता है। ओरिएंटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है साथ साथ, लेकिन उसका पाथ कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव करता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव करता है इलिप्टिकल डायरेक्शन में, ऐसी ऐसी, तो उसके सेंटर पर या एक ऐसा पॉइंट होता है जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इस इलेक्ट्रॉन का होल ऑफ द मास और चार्ज सिचुएटेड रहता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। या ऐसा बोल सकते हैं इस एलिप्स के सेंटर पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जहां पर इस इलेक्ट्रॉन का होल ऑफ द मास और चार्ज क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। और इसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए तीन लगते हैं, एक तो आर है आपका, एक फाई है, और एक ओरिएंटेशन, किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है और कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन बताता है, ओरिएंटेशन। तो क्वांटम स्पेशियल का मतलब ये होता है, स्पेशियल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन आप कर पा रहे हो, तो इसका मतलब स्पेशियल क्वांटाइजेशन होगी। इलेक्ट्रॉन के आप ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो वो होता है आपका स्पेशियल। स्पेशियल पहले पूरा सुन लेना। बोर का जो परमाणु मॉडल था वो ये बताता था कि इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, लेकिन वो वास्तव में चक्कर वृत्ताकार कक्षा में ना लगा के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता था। वो किसने बताया था, वो तो बताया था आपका सोमरफेल्ड, एक वैज्ञानिक था, उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में ना घूमकर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, और उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति को व्यक्त करने के लिए तीन क्वांटम संख्याओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें से एक क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के आकार या आकृति को बताती है या किसी कक्षा के आकार या आकृति को बताती है, और दूसरी क्वांटम संख्या एक तो बताती है आकार, दूसरी वाली बताती है आकृति, और तीसरा बताती है उसका अभिविन्यास। जिस अभिविन्यास का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति कर रहा है और क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो कौन बताता है आपका, अभिविन्यास उसका। तो वेक्टर एटॉमिक मॉडल जो सोमरफेल्ड ने दिया था, सोमरफेल्ड साइंटिस्ट ने, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसका मोशन इलिप्टिकल रहता है, सर्कुलर नहीं रहता है, और उसके लिए तीन क्वांटम नंबर का यूज किया जाता है। वो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के शेप, साइज और ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करती हैं। क्या करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। आर थीटा, आर फाई, और एक ओरिएंटेशन। बाद में चल के मैं बताऊंगा, अभी तो मैंने आर फाई आपका सीधा सीधा ले लिया है। आर फाई नहीं होती है, वैसे तो एन होती है, एन शेप बताती है, लेकिन वो मैंने नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्पेशियल क्वांटाइजेशन में केवल आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है, नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो उसका मोशन जो होता है वो सर्कुलर नहीं होता है, वृत्ताकार नहीं होता है, केवल वो इलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, इलिप्टिकल।
और इलेप्टिकल जब मोशन होता है तो उस इलेक्ट्रॉन के पूरे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए 3 क्वांटम नंबर का यूज किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, एक क्वांटम नंबर उसमें यूज होती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका शेप, वो साइज क्या है, शेप क्या है, दूसरा उसमें यूज हो जाता है। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताने के लिए, अविन्यास बनाता बताने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो किस कक्षा में और कैसे घूम रहा है, वो कौन बताता है, उसका अविन्यास या ओरिएंटेशन, किस एनर्जी के साथ घूम रहा है। इसी को बोलते हैं स्पेशियल क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्पेशियल क्वांटाइजेशन, जिससे क्वांटीकरण। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमता है, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसकी जो गति होती है वो दीर्घवृत्तीय गति मानी जाती है। कैसी? दीर्घवृत्तीय गति। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसकी गति दीर्घवृत्तीय गति मानी जाती है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते समय अपनी अक्ष पर भी घूमता हुआ जाता है, अपनी अक्ष पर भी घूमता हुआ जाता है, तो उसकी गति चक्रण गति होती है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति कक्षीय गति के साथ साथ चक्रण भी होती है, क्योंकि जो पृथ्वी होती है वो अपनी अक्ष पर भी घूमती हुई जाती है। तो इसी में आपसे पूछ सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन, चक्रण की अवधारणा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन में क्या लिखना है चक्रण की अवधारणा में? कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड में मोशन करता है तो उसका मोशन ऑर्बिटल मोशन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में मोशन करने के साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी मोशन करता हुआ जाता है, तो उसका मोशन स्पिन मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में जब मोशन करता है ऐसे, तो इसका मोशन हो गया ऑर्बिटल मोशन। कैसा? ऑर्बिटल। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी घूमता हुआ जाता है ऐसे, तो वो मोशन हो गया कौन सा? स्पिन मोशन। जैसे अर्थ जो होती है वो सन के अराउंड में जब रोटेट करती है, मूव करती है, तो चक्कर तो लगा ही रही है, वो ऑर्बिटल हो गया, कक्षीय गति, और साथ में अपनी एक्सिस पर भी घूमती हुई जा रही है, तो वो हो गई उसकी चक्रण गति। एक बार फिर सुना देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट, जो आपको याद रखना है। स्पेशल क्वांटाइजेशन में आपको 5 पॉइंट याद रखना है। पहला, पॉइंट बाय पॉइंट याद भी रहेगा आपको, 5 पॉइंट याद। पहला, बोर ने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो सर्कुलर डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है। बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जब गति करता है कक्षा में तो वृत्ताकार कक्षा में गति करता है। दूसरा, बोर ने ये बोला था कि जब वो रिवॉल्व करता है तो उसके लिए 2 क्वांटम नंबर का यूज होता है, r5। बोर ने ये बोला था कि जब वो घूमता है तो उसमें 2 क्वांटम संख्या लगती है, r और phi। तीसरा, ये दोनों क्वांटम नंबर ये बताती हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन का या ऑर्बिट का शेप और साइज क्या होगा। ये दोनों क्वांटम संख्या ये बताएंगे इलेक्ट्रॉन का आकार और आकृति क्या होंगी। फोर्थ नंबर, सोमरफेल्ड ये बोलता है कि ऑर्बिटल मोशन नहीं होता है, इलिप्टिकल मोशन होता है, और उसके लिए 3 क्वांटम नंबर का यूज किया जाता है। सोमरफेल्ड के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी जो गति होती है कक्षा के चारों ओर, वो वृत्ताकार नहीं होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है। सर्कुलर नहीं होती है, इलिप्टिकल होती है। सर्कुलर नहीं होती है, इलिप्टिकल होती है। उसमें 3 क्वांटम नंबर का यूज होता है। पांचवा, जिसमें से 2 क्वांटम नंबर जो होती हैं वो शेप और साइज को बताती हैं, और फिफ्थ वाली, वो थर्ड वाली, उसके ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करती है। 2 क्वांटम संख्याएं आकार और आकृति को बताती हैं, और तीसरी वाली उसके अभिविन्यास को व्यक्त करती है, अभिविन्यास को व्यक्त करती है। ये हुआ स्पेशल क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन में भी सुन लो 3-4 पॉइंट। म्यूट कर लो, शांत, आपका म्यूट नहीं है, आवाज आ रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन, चक्रण की अवधारणा में भी आप पॉइंट बाय पॉइंट सुन लो। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है तो उसका मोशन ऑर्बिटल मोशन होता है। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में मोशन करता है तो क्या उसका मोशन ऑर्बिटल ऑर्बिटल होता है क्या? नहीं, स्पिन भी होता है। कैसा होता है? स्पिन भी होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन में मोशन करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन का होल ऑफ द चार्ज एंड होल ऑफ द मास सेंटर पर सिचुएटेड रहता है। उस सेंटर पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तो उसके मोशन को आप ऑर्बिटल मोशन मान सकते हो, लेकिन ऑर्बिटल के साथ साथ आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि वो कैसा मोशन करता है, स्पिन मोशन करता है। जैसे कि सन के अराउंड में
अर्थ जब रिवॉल्व करता है तो उसमें दोनों टाइप के मोशन होते हैं। ऑर्बिटल जब वो घूमता है ऐसे, वो अपनी एक्सिस पर भी घूमता हुआ जाता है, तो वो होता है स्पिन मोशन। तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन। तो जब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो ऑर्बिटल मोशन के कारण उसका एंगुलर मोमेंटम अलग होगा, लेकिन वो एंगुलर मोमेंटम h/2π की कंडीशन को भी फॉलो करेगा। किसको? मतलब वो एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा, ऐसे घूमेगा ऐसे, तो उसका खुद का एक एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके अंदर एक मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाता है, और रिवॉल्व कर रहा है इसलिए उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाता है। और ऑर्बिटल डायरेक्शन में कर रहा है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, जो कि h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। लेकिन वो अपनी एक्सिस पर भी तो घूमता हुआ जा रहा है, तो अब जब अपनी एक्सिस पर घूमता हुआ जा रहा है तो उसके अंदर एक और एंगुलर मोमेंटम होगा, वो होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और वो भी h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा। एक बार फिर सुने हिंदी वाले बच्चे। बच्चों, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का पूरा आवेश और पूरा का पूरा द्रव्यमान उसके केंद्र पर केंद्रित रहता है, उसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। या शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हो, मान लो ऐसे नहीं याद रखना तो आपको ऐसे बोल दो कि दीर्घवृत्तीय कक्षा में जब गति करता है तो उसका सेंटर पार्ट जो होता है उसको नाभिक कहा जाता है। केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। तो जब वो गति करेगा तो उसके दो प्रकार की गतियां होंगी। एक तो वो नाभिक की चारों ओर से घूम ही रहा है, तो उसको कक्षीय गति कह सकते हैं। और जब कक्षीय गति करेगा तो साथ साथ में अपनी धुरी पर भी घूमता हुआ जाएगा, तो वो गति चक्रण गति होगी। कैसी होगी? चक्रण गति। जैसे कि पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसमें भी दो प्रकार की गतियां होती है, एक कक्षीय गति, एक चक्रण गति। और जब इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति या चक्रण गति करता है तो उसके अंदर एक कोणीय संवेग उत्पन्न हो जाता है। संवेग तो तभी उत्पन्न हो गया जब वो घूम रहा था, तभी उत्पन्न हो गया, क्योंकि संवेग का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है? संवेग। और घूम रहा है तो कोणीय चीज आ जाएगी। तो उसके अंदर दोनों संवेग आ जाते हैं, कक्षीय कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग। कक्षीय कोणीय संवेग कक्षीय गति के कारण होता है और चक्रण कोणीय संवेग चक्रण गति के कारण होता है। और दोनों ही कोणीय संवेग क्वांटीकरण का सिद्धांत का पालन करते हैं या क्वांटाइज कंडीशन को फॉलो करते हैं। क्वांटाइज कंडीशन में मैंने आपको बता दिया था, ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति करता है। ये सारी थ्योरी थी आपकी स्पेशल क्वांटाइजेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन। बहुत लंबी है यार, बता दो। पूछना है तो पूछ सकते हो, थ्योरी कभी खत्म नहीं होगी। सर अभिविन्यास क्या होता है? अभिविन्यास ओरिएंटेशन, उसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में जब मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा में गति करता है तो वो किस कक्षा में गति कर रहा है, किस एनर्जी के साथ कर रहा है, किस उसकी त्रिज्या क्या है, सर और किस ओरिएंटेशन बता रहे हो डायरेक्शन ना में, सर ये आप? और किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये भी बताता है। अविन्यास का मतलब किस डायरेक्शन में गति कर रहा है। क्या कह रहे हो सिद्धार्थ? सर ओरिएंटेशन था ना सर ये जो? हाँ, ओरिएंटेशन। किस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, किस एनर्जी के साथ कर रहा है, किस रेडियस में कर रहा है, और किस डायरेक्शन में कर रहा है, वो केवल आपका ओरिएंटेशन ही बताता है, उसका ओरिएंटेशन बताता है। आज मैं इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम पे क्या है, अब इसके डेरिवेशन है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सुन लो पहले, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो सुन लो। फिर उसके डेरिवेशन है, छोटे से डायग्राम है, 5-6 डायग्राम है, वो बनाऊंगा तब जाके समझाऊंगा। तो देखो, व्हाट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड व्हाट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। कक्षीय कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग से आप क्या समझते हो? 2 नंबर में आप, और यही क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आ जाएगा, तो इसके साथ साथ आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, 3-4 डायग्राम है, और छोटे छोटे डेरिवेशन है वो भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो 6 नंबर में अगर पूछता है, दोनों पूछेगा, लेकिन कक्षीय कोणीय संवेग की परिभाषा सुन लो। यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करता है, तो उसके उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न संवेग को कोणीय संवेग कहा जाता है, या उस इलेक्ट्रॉन के संवेग को कोणीय संवेग कहा जाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन यदि कक्षीय गति करता है
तो उसके द्वारा उत्पन्न कोणीय संवेग कक्षीय कोणीय संवेग कहलाता है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करता है। चक्रण गति का मतलब होता है वो अपनी अक्ष पर ही घूमता हुआ जाता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न कोणीय संवेग चक्रण कोणीय संवेग कहलाता है। एक बार फिर सुने, when electron revolve around the nucleus in elliptical direction, then the orbital momentum या the angular momentum is produced. जैसे ही उसने रिवॉल्व करना स्टार्ट किया, अरे रिवॉल्व तो तभी करेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। मोमेंटम के बिना तो कोई चीज रिवॉल्व ही नहीं कर सकती, क्योंकि मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन को खुद का मास है, घूम रहा है तो वेलोसिटी होगी, तो मोमेंटम आ जाएगा, तो उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस देन एंगुलर मोमेंटम इज प्रोड्यूस्ड, उसी टाइम पे प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन इलिप्टिकल डायरेक्शन, तो फिर कौन सा हो जाएगा, इलिप्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन इलिप्टिकल डायरेक्शन, तो कौन सा मोशन, ऑर्बिटल मोशन, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर ही रिवॉल्व कर रहा है, अपनी एक्सिस पर ही रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका मोशन स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा वहां से, क्योंकि मोशन कैसा हो जाएगा, स्पिन हो जाएगा, तो वहां आ जाएगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। दोनों ही एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड कंडीशन को फॉलो करते हैं। ये थ्योरी है यार इसकी। तो इतना करो, अगले टर्म पे डायग्राम बना के 5-6 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, वैसे अगर मैं बनाऊंगा टाइम उसी में निकल जाएगा, तो इतना कर लो। नेक्स्ट टर्म पे क्या है आगे बता दूं। ऑनलाइन में जल्दी खत्म होता है सिलेबस, चाहे जितनी, अभी यही मैं आपको 2 टर्म में बताता हूँ पर अगर लिखा था, तो यहाँ क्या है थोड़ा सा स्लो भी चलेंगे तो अभी जल्दी खत्म होगा, ऑफलाइन से तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब ये मान के चलें आप दिसंबर लास्ट में खत्म हो जाएगा, आराम आराम से कराऊंगा तब भी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक फिर करूंगा। और फीस भी करवा देना पहले ही, नहीं तो भागे जाओगे, घटिया है, कोई भरोसा नहीं। अब प्रीवियस ईयर अच्छा, क्वेश्चन करा लेना सर जनवरी फरवरी में सर। हाँ, और फीस जरूर करवाएं सभी बच्चे, क्योंकि इस बार अरे थर्ड सर ईयर मेरी है। तरफ से टेंशन फ्री रहो सर। नहीं, कुछ बच्चे हैं जो ऐसे हैं जिनको बस मैसेज कर दो, वो नहीं भगवान रिप्लाई करते, ना हाँ का ना का, कि भाई मुझे करनी है कि नहीं करनी है या कुछ कैसा है। तो आप तो जो भी बच्चे जिनकी फीस कम जमा है वो फीस आगे, जैसे जिनकी कई बच्चों की कम जमा है 2000 ही की है उनको, तो आगे कर, ठीक है। का नाम ले लिया सर करो। अपन तो सर बात तो वो लकीर वाली बात है सर अपनी। मैसेज कर देना, अभी नाम देना नहीं है। उनकी बेइज्जती हो जाएगी क्लास में सर, नाम ले लिया करो। बस हम तो नहीं है उसमें सर, हमारा मन लेना। अब जिन बच्चों का नाम है उनको मैं मैसेज कर दूंगा, कम ही लिखा है, कम ही भेजूंगा नोट्स। थ्योरी जितनी समझाई है उतना ले जाएंगे थोड़ी ना आप। सर हाँ, सर जो ऑर्बिटल मोशन और सर्कुलर मोशन एक ही होता है?